अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 23 हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। टॉपिक है जी हमारा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं द ऑर्गेनिज्म हैविंग फॉरेन डीएनए इन इट। कोई भी जानदार जिसके पास किसी दूसरे का डीएनए होता है ना, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और अब हमने सबसे पहले देखना है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। डिफाइन वही आ जाएगी, द बैक्टीरिया हैविंग फॉरेन डीएनए इन इट। वो बैक्टीरिया जिसके पास किसी दूसरे का डीएनए होता है, ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अगर हम इनकी एप्लीकेशन देख लें कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले मेडिकल प्रोडक्ट में आ जाता है। मेडिकल प्रोडक्ट में हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवाते हैं, ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं, वैक्सीन बनवाते हैं, और ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, हीमोफीलिया के लिए क्लॉटिंग फैक्टर 8 बनाते हैं। हीमोफीलिया में ना क्लॉटिंग फैक्टर यानी खून को जमाने वाली प्रोटीन एब्सेंट होती हैं, तो हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 बनाते हैं। प्लाज्मिनोजिन टिश्यू एक्टिवेटर, टिश्यू को एक्टिव करने वाली एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं प्लाज्मिनोजिन, वो बनवाते हैं। दूसरी एप्लीकेशन कहता है, हमने देखा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 15 में, कि सर्दियों में ना अक्सर प्लांट के सेल्स के अंदर क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो साइंसदान कहते हैं कि हमने देखा कि ये क्रिस्टल्स बनने की जो रीज़न है ना, वो कुछ बैक्टीरिया है, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सर्दी में क्रिस्टल्स ज़्यादा बनवाते हैं। ठीक है, सर्दी में क्रिस्टल्स को प्रमोट करते हैं। तो कहता है हमने क्या किया है, हमने उन बैक्टीरिया की नेचर ही बदल दी है, उन्हें प्लस फ्रॉस्ट से माइनस फ्रॉस्ट कर दिया है। प्लस फ्रॉस्ट का मतलब है पहले वो क्रिस्टल्स बनवाते थे, फ्रीजिंग करवाते थे, अब उन्होंने माइनस फ्रॉस्ट कर दिया, यानी अब वो फ्रीजिंग नहीं करवाते। ठीक है, अब वो फ्रीजिंग को रोकते हैं। कहते हैं इसके अलावा ना वो बैक्टीरिया, ज़रा थोड़ा सा धुंधला है यहाँ से, कहता है वो बैक्टीरिया जो कि प्लांट की रूट्स में रहते हैं, जो प्लांट्स की रूट्स के करीब रहते हैं, उनके अंदर हमने ऐसी जीन लगा दी हैं जो टॉक्सिक चीज़ें पैदा कर सकती हैं। यानी ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट की जड़ों के करीब रहते हैं ना, उनके अंदर हमने जहर प्रोड्यूस करने वाली जीन लगा दी है। अगर कोई भी इंसेक्ट प्लांट की रूट्स पर अटैक करता है तो वो बैक्टीरिया जहर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो इंसेक्ट मर जाता है। यानी हमने प्लांट की जड़ों के करीब रहने वाले बैक्टीरिया को प्लांट का बॉडी गार्ड बना दिया है, उनके अंदर जहर प्रोड्यूस करने वाली जीन लगा के। बायोफिल्टर्स कहता है ये जो चिमनियाँ होती हैं जहाँ से धुआं निकलता है फैक्ट्रीज़ का, इसके ऊपर आप बैक्टीरिया की एक डिश लगा सकते हैं। ठीक है, जिन्हें बायोफिल्टर कहते हैं। जो भी धुआं पास होगा ना उस डिश में से, वो फिल्टर होकर बाहर जाएगा, यानी उसमें से सारे हार्मफुल केमिकल रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया के कुछ कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जिसमें से अगर कोल को गुजारा जाए ना तो जले बगैर ही उसमें से सल्फ़र रिमूव हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को कहते हैं बायोफिल्टर। कहता है अक्सर देखा गया है कि जब बहरी जहाज़ ऑयल लेके जाते हैं ना, तो अक्सर टैंकर्स उलट जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की सरफेस पर सारा ऑयल आ जाता है, जिसकी वजह से नीचे वाली लाइट सारी डेड होने लग जाती है, क्योंकि ऑयल ऊपर होने से ना तो नीचे ऑक्सीजन जाती है और ना ही नीचे लाइट जाती है। तो कहता है इन ऑयल स्पिल्स को रिमूव करने के लिए भी बैक्टीरिया को यूज़ किया जा सकता है। नंबर 6 पे कहता है सुसाइडल जीन्स। बेटा प्रॉब्लम हमारी ये रही है कि आज तक हमने जिस भी चीज़ को पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए यूज़ किया है ना, उसने बाद में खुद ही पोल्यूशन काज की है। ठीक है, तो कहता है अब हमने बैक्टीरिया के अंदर सुसाइडल जीन्स लगा दी हैं, जैसे ही बैक्टीरिया अपना काम ख़त्म करते हैं ना, पोल्यूशन को ख़त्म करते हैं, वो खुद को मार लेते हैं। कहता है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की मदद से हमने कई ऑर्गेनिक केमिकल्स भी प्रोड्यूस किए हैं। जैसे एक केमिकल हमने प्रोड्यूस किया फिनाइल एलानिन, जिसे न्यूट्रा स्वीट के तौर पर यानी एक मिठास के तौर पर यूज़ किया जाता है। डाईपेप्टाइड स्वीटनर, डाईपेप्टाइड स्वीटनर का मतलब है ऐसी शुगर जिसमें अमीनो एसिड शामिल है। तो कहता है हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के इस्तेमाल से ऑर्गेनिक केमिकल्स भी बनाते हैं, जैसे फिनाइल एलानिन, जिसे न्यूट्रा स्वीट के तौर पर यानी मिठास के तौर पर यूज़ किया जाता है, डाईपेप्टाइड स्वीटनर। इसके अलावा कहता है बायोलीचिंग और माइनिंग। बेटा अक्सर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब हमने मेटल्स हासिल करनी होती है ना, तो कोई भी मेटल हमें प्योर फॉर्म में हासिल नहीं होती, मेटल धात की फॉर्म में हासिल होती है, जिसे ओर कहते हैं। ठीक है, एक ओर है जी, एक धात है, उसमें 70% कॉपर है, 10% आयरन है, 20% उसमें हम क्या रहते हैं गोल्ड है। अब आप हासिल करना चाह रहे हो कॉपर को। अब कॉपर को बाकी दोनों से अलग कैसे करना है, कहता है इसका एक तरीका तो होता है केमिकल वाला, जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह, लेकिन उससे पोल्यूशन काज होती है और वो बड़े लेवल पे करना मुश्किल है। तो हम भला क्या करते हैं, कहते हैं हम उस धात पे ना बैक्टीरिया अप्लाई करते हैं, बैक्टीरिया कॉपर को इनसॉलेबल रहने देते हैं, बाकी आयरन और गोल्ड को सोलेबल कर देते हैं। आयरन और गोल्ड नीचे चले जाते हैं और कॉपर ऊपर रह जाता है, और कॉपर को आप अलहदा कर लेते हैं। इस चीज़ को हम बेटा कहते हैं बायोलीचिंग। तो ये थे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। उसके बाद बेटा आ जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में कहता है द एनिमल हैविंग फॉरेन डीएनए इट। वो एनिमल जिसके पास फॉरेन डीएनए होता है उसे कहते हैं जी ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ट्रांसजेनिक एनिमल हम कैसे बना सकते हैं। पहला मेथड है जी माइक्रो इंजेक्शन मेथड। कहता है अगर किसी एनिमल का एग बड़े साइज़ का है ना, जैसे शुतुरमुर्ग होता है, तो इसके अंदर तो आप इंजेक्शन की मदद से डायरेक्ट ही डीएनए डाल सकते हैं। ठीक है,
अगर ज़्यादातर एग्स छोटे साइज़ के होते हैं तो उसके लिए हम वॉर्टेक्स मिक्सिंग यूज़ करते हैं। वॉर्टेक्स मिक्सिंग क्या होती है कि एक छोटा सा एक मशीन होती है जिसे एजिटेटर कहते हैं। एजिटेटर के अंदर आप एग डाल देते हैं, उसके अलावा जो डीएनए आप डालना चाह रहे हैं उस एग में वो डीएनए डाल देते हैं, फॉरेन डीएनए, और साथ सिलिकॉन कार्बाइड की नीडल्स डाल देते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड की नीडल्स एग के अंदर होल बना देती हैं, उस होल के ज़रिए फॉरेन डीएनए अंदर चला जाता है और वो एग क्या बन जाता है जी, ट्रांसजेनिक एग बन जाता है। और जब उस ट्रांसजेनिक एग की फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर कौन से एनिमल बनते हैं जी, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की एप्लीकेशन देखें तो कहता है जी ट्रांसजेनिक एनिमल साइज़ में बड़े होते हैं, जैसे फ़िश, काओ, पिग और गॉट की हमने बड़ी वैराइटीज़ बनाई हैं, लेकिन क्योंकि ये साइज़ में बड़ी होती हैं तो नेचुरल लाइफ को इनसे ख़तरा होता है, इसीलिए इन्हें सेपरेट फार्म्स में रखा जाता है। कहता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से हमने बोवाइन ग्रोथ हार्मोन्स बनाए हैं। बोवाइन ग्रोथ हार्मोन्स का मतलब होता है काओ ग्रोथ हार्मोन्स, यानी जिससे काओ की ग्रोथ अच्छी होती है। कहता है कई मेडिकल प्रोडक्ट भी हमने बनाए हैं, जैसे वैक्सीन्स बनाई हैं हमने, एंटीबॉडीज़ बनाई हैं, एंटीथ्रोम्बोबिन 3 बनाई है। एंटीथ्रोम्बोबिन 3 को सर्जरी के दौरान यूज़ किया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट ना करे। देखें डॉक्टर अगर कट लगाता है ना बॉडी पर तो खतरा ये होता है कि अगर ब्लड क्लॉट कर गया ना तो डॉक्टर को कुछ नज़र नहीं आएगा, तो डॉक्टर कहता है कि ब्लड क्लॉट ना करे, तो उस टाइम डॉक्टर मरीज़ को कौन सा इंजेक्शन लगाता है जी, एंटीथ्रोम्बोबिन 3। हम करते क्या हैं, ज़्यादातर हम फॉरेन डीएनए एग्स में लगा देते हैं, किसके एग्स में, गॉट और शीप के एग में, और जब वो बच्चे देते हैं तो क्योंकि एग्स के अंदर हमने फॉरेन डीएनए लगा दिया था तो वो सारे बच्चे ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं, और जब वो बच्चे बड़े होकर मिल्किंग स्टार्ट करते हैं तो उनके मिल्क से हमें हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट हासिल हो जाता है। लेकिन अब यूएसए के साइंसदान यानी अमेरिका के साइंसदान कहते हैं नहीं जी, आप भेड़ों के, बकरियों के या गाय वगैरह के दूध से प्रोडक्ट ना हासिल करें, बल्कि आप माइस के यूरिन को यूज़ करें इस मकसद के लिए। अब वो क्यों कहते हैं कि माइस का यूरिन ज़्यादा अच्छा एक ज़रिया है? वो कहते हैं देखें जी, एक तो माइस का रिप्रोडक्शन रेट फास्ट है गाय के मुकाबले में, बकरी के मुकाबले में या भेड़ों के मुकाबले में। दूसरा, हमने ये कहा था कि उनके मिल्क से हासिल करना है, कहता है इनके तो यूरिन से हासिल करना है। और देखें मिल्क तो सिर्फ फीमेल, मिल्किंग तो सिर्फ फीमेल करती हैं, लेकिन यूरिनेशन तो सारे मेंबर्स करेंगे। और मिल्किंग फीमेल तब स्टार्ट करती हैं जब वो मेच्योर हो जाती हैं, लेकिन यूरिनेशन तो वो बर्थ से स्टार्ट कर देते हैं। और कहता है क्योंकि दूध में और भी प्रोटीन्स होती हैं तो दूध से अपना प्रोडक्ट हासिल करना मुश्किल हो जाता है, यूरिन से प्रोडक्ट हासिल करना ज़्यादा ईजी है। तो वो कहता है जी एक तो माइस का रिप्रोडक्शन रेट फास्ट होता है, दूसरा कहता है जी इसके सारे मेंबर्स यूरिनेट करते हैं, दूसरा नंबर पे यूरिनेशन बर्थ से स्टार्ट कर देते हैं, और कहता है जी यूरिन से प्रोडक्ट अलहदा करना ज़्यादा इजी है बनिस्बत यूरिन के, सॉरी बनिस्बत मिल्क के। यूरिन से प्रोडक्ट हासिल करना ज़्यादा इजी है बनिस्बत मिल्क के। अच्छा बेटा, उसके बाद कहता है जी हम ट्रांसजेनिक प्लांट की तरफ आते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में कहता है द प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इन इट, वो प्लांट जिसके अंदर फॉरेन डीएनए होता है उसे कहते हैं जी ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ट्रांसजेनिक प्लांट हमने बनाना कैसे है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का जो मेथड है उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट मेथड। अब प्रोटोप्लास्ट मेथड में क्या होता है, हम एक यंग प्लांट सेल लेते हैं, एक यंग प्लांट सेल, उसकी सेल वाल रिमूव कर देते हैं। एक यंग प्लांट सेल लेके ना उसकी सेल वाल रिमूव कर देते हैं। ऐसा प्लांट सेल जिसकी सेल वाल रिमूव हो चुकी हो, ऐसा प्लांट सेल जिसकी सेल वाल रिमूव हो चुकी हो उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। उस प्रोटोप्लास्ट को आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं, जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं उसकी सेल वाल में सुराख बन जाते हैं इलेक्ट्रिकल रेज से, सॉरी उसकी सेल मेम्ब्रेन में सुराख बन जाते हैं इलेक्ट्रिकल रेज से। उस सुराखों के ज़रिए अंदर फॉरेन डीएनए एंटर हो जाता है और वो सेल एक ट्रांसजेनिक सेल बन जाता है। और जब उन ट्रांसजेनिक सेल से आप एक पौधा बनाएंगे तो वो एक ट्रांसजेनिक प्लांट होगा। दोबारा सुन लें, हमने एक यंग प्लांट सेल ले लेना है, उसकी सेल वाल रिमूव कर देनी है। जब एक यंग प्लांट सेल की सेल वाल आप रिमूव कर देते हैं तो उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। उस प्रोटोप्लास्ट जिसकी सेल वाल आपने रिमूव कर दी है उसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखना है, जिससे उसकी सेल मेम्ब्रेन में सुराख बन जाएंगे। उन सुराखों के ज़रिए अंदर फॉरेन डीएनए एंटर हो जाएगा, और जब फॉरेन डीएनए अंदर एंटर हो जाता है तो कहता है जी तब वो जो कैलस जो सेल्स का गुच्छा था वो ट्रांसजेनिक हो चुका है और उससे जो नया प्लांट बनेगा वो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा। कहता है जी हमने, कहता है अगर हम देखें तो हमने रेजिस्टेंट वैरायटीज़ बना ली हैं क्या, काफ़ी ज़्यादा अगर एप्लीकेशन देखें तो कहता है ट्रांसजेनिक प्लांट की पहली एप्लीकेशन यह है कि हमने कॉटन और कॉर्न की रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई है जो पेस्ट के खिलाफ भी रेजिस्टेंट है और हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों के खिलाफ भी रेजिस्टेंट है। हमने सोयाबीन की रेजिस्टेंट वैरायटीज़ बनाई हैं जो हर्ब्स के खिलाफ रेजिस्टेंट है। ये एमसीक्यूज आता है कि सोयाबीन की वैरायटीज़ किस चीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंट है, तो याद रखना हर्ब्स के खिलाफ। 1999 में कहता है हमने 70 मिलियन एकड़ पर ट्रांसजेनिक क्रॉप कास्ट की थी, और कहता है अगले 5 सालों में, यानी वो 2005 की बात कर रहा है, इस चीज़ को कहता है 3 गुना करना पड़ेगा जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है। तो कहता है हमारा एस्टीमेट है कि 2000, ये पुरानी बुक्स लिखी हुई है ना, तो कहता है हमारा एस्टीमेट है कि 2004 में इसकी प्रोडक्शन को 210 मिलियन एकड़ तक करना पड़ेगा, 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। कहते हैं इस बात में कोई शक नहीं है कि 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, यानी यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, यानी अगर गंदम पहले 20 मन पैदा होती थी तो फिर 40 मन होने लग गई। बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की थी एग्रीकल्चर ने। लेकिन कहता है बट स्टिल पर कैपिटा प्रोडक्शन इज़ लेस, लेकिन अभी भी एक इंसान को एक दिन के लिए जितनी रोटी चाहिए ना, अगर पूरी दुनिया के इंसानों को देख लें तो एक इंसान को जितनी रोटी चाहिए उतनी उसे नहीं मिलती है।
अब कहता है, अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि हम इसको मज़ीद कैसे इंक्रीज़ करवा सकते हैं। तो कहता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अब प्रोडक्टिविटी को मज़ीद कैसे इंक्रीज़ करवाया जा सकता है। तो कहता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाने का सबसे पहला मेथड है कि आप स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को बदलें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करे। अगर वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करेगा तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सकती है। कहता है रुबिस्को एंजाइम जो कि कैल्विन साइकिल चलाता है, उसको उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए कि भाई तुमने कैल्विन साइकिल ही चलाना है, कार्बोक्सिलेज ही बने रहना है, तुमने फोटो रेस्पिरेशन नहीं करवानी। और जापान के साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि पौधों में एक नया साइकिल इंट्रोड्यूस करवाएं। कैल्विन साइकिल तो होता है ना C3, अब जापान के साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि एक नया साइकिल इंट्रोड्यूस करवाएं, C4 और C5 साइकिल। एक जड़ी बूटी है जिसका नेम है माउस ईयर्ड क्रेस, ठीक है। माउस ईयर्ड क्रेस एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बनाई गई ट्रांसजेनिक वीड है, एक जड़ी बूटी है जिससे हम ऐसा प्लास्टिक बना रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक का मसला बेटा यही होता है कि प्लास्टिक की डिकम्पोजिशन नहीं होती, लेकिन इस माउस ईयर्ड क्रेस से जो प्लास्टिक बनाया जा रहा है ना वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी उसकी डिकम्पोजिशन हो सकती है। और तो कहता है जिस प्लास्टिक का नेम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। कहते हैं इसके अलावा सोयाबीन के अंदर हमने सोयाबीन की ट्रांसजेनिक वैराइटीज़ बनाई हैं और उससे हम एंटीबॉडीज़ और आइसोटोप्स हासिल कर रहे हैं। आइसोटोप हासिल कर रहे हैं ताकि कैंसर का ट्रीटमेंट हो सके, और एंटीबॉडीज़ हासिल कर रहे हैं ताकि जेनिटल हर्पस का ट्रीटमेंट हो सके। जेनिटल हर्पस एक रिप्रोडक्टिव डिजीज़ है जिसे हमने चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा था। तो बेटा ये था जी हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।